आज हमारी 10th क्लास की दूसरा पार्ट है आम्ल, क्षारक एवं लवण। आम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे और इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आम्ल और क्षारक और लवण में अंतर क्या है और किसे कहा जाता है। इसका एक नॉर्मल सा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग इसके बारे में बताया है कि आम्ल किसको कहते हैं, क्षारक किसको कहते हैं, लवण किसको कहते हैं। आम्ल को हम एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, आम्ल और लवण, क्षारक। ये क्वेश्चन 10th क्लास में करीबन 4 नंबर का आ जाता है। आम्ल और क्षारक के ऊपर बताइए, या फिर 1 नंबर में पूछ लेता है। वो क्या पूछता है वो भी हम अभी जानेंगे, ठीक है। आम्ल का पहला तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। आम्ल प्रत्येक खाद्य पदार्थ के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आम्ल होता है और एक क्षारक होता है। आम्ल खट्टा होता है, क्षारक कड़वा होता है, ठीक है। आम्ल खट्टा होता है और क्षारक कड़वा होता है। खाद्य पदार्थ भी हमने कई खाए हैं और कई खाद्य पदार्थ कड़वे होते हैं, जैसे नीम का पत्ता ले लीजिए या फिर पपीता का पत्ता ले लीजिए, वो कड़वे होते हैं, ठीक है। वहीं दही ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, या फिर दूध जब फट जाता है तो वो भी बहुत खट्टा लगता है। छाछ ले लीजिए, तो वो सारे खट्टे होते हैं। तो उनके अंदर क्या है, आम्ल है, प्रचुर मात्रा में आम्ल है, बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो पहला तो ये अंतर है। दूसरा अंतर इसके अंदर बताया जाता है, आम्ल नीले लिटमस को, एक लिटमस पत्र होता है, पौधे का छाल, लिटमस का, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि नीले लिटमस एक पेड़ का छाल होता है, अगर उसमें जब हम आम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो उस नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि आम्ल के पीछे भी ला आता है और नीले लिटमस को लाल इसके पीछे भी ला आता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। वही क्षारक जस्ट इसका उल्टा करता है, ये लाल लिटमस को, अब ये जो लिटमस लाल हो चुका है ना, तो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या कौन सा लिटमस को नीला करता है कि लाल करता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से याद कर सकते हैं कि आम्ल के पीछे ल है और लाल, नीले लिटमस को लाल, आखिरी में इसके भी ल है, तो ये आम्ल वाला होता है और ये क्षारक वाला होता है। तीसरा पॉइंट, अर्नेस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि जो आम्ल होता है वो हाइड्रोजन प्लस यानी धनात्मक हाइड्रोजन देता है, जिसकी वजह से हम बिजली बना सकते हैं। अगर आम्ल में को जल में मिलाया जाए और उसके अंदर से बिजली बनाने की कोशिश की जाए तो वो हो सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन का धनायन की मात्रा बढ़ा कर देता है। वहीं क्षारक क्या करता है, हाइड्रोजन के धनायन नहीं, ऋणात्मक कर देता है हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा को घटा देता है, ठीक है। यह आर्नेस्ट ने कहा था। चौथा पॉइंट है, आम्ल और क्षारक में अंतर है। ये सारे पोस्टेन और लेरी नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन दोनों ने आम्ल और क्षारक की परिभाषा इस तरह बताई कि आम्ल प्रोटीन का स्रोतक होता है, मतलब प्रोटीन खींचता है आम्ल, ठीक है। और वही खींचता है मतलब ऐड कर लेते हैं, और वही प्रोटीन क्षारक छोड़ देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी। सबसे ज्यादा 10th ये 2 परिभाषाएं तो बचपन की क्लासों में हमने पढ़ ली है, लेकिन नीले लिटमस को लाल करना और लाल लिटमस को नीला करना ये हमारे में आज भी है और इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। साथ ही साथ खट्टे और कड़वे वाली बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके ऊपर लिखा है लवण। लवण का बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, एक सिंपल सी बात है कि सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसी को लवण कहा जाता है। लवण मतलब होता क्या है, नमक, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र है NaCl और विज्ञान इसको लवण कहता है, देसी भाषा में इसको नमक कहते हैं और भोजपुरी में इसको नून कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर था। उसके बाद से हम जानते हैं
तो पॉइंट दूसरा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। यदि हम किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जिंक के कुछ दाने हमारी बुक के अंदर बताया गया है कि जिंक धातु के, जिंक इसका सूत्र होता है Zn। जिंक के कुछ दाने लीजिए और उसके अंदर आम्ल को मिला दीजिए, आम्ल के मिलाने के बाद इस जिंक के जो जिंक है अब वो दानेदार बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगेगा, उसको जब हम पानी के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बुलबुले के रूप में निकलता है? क्योंकि जिंक जब आम्ल से अभिक्रिया कर लेता है तो वो हाइड्रोजन गैस को बना देता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती है, ठीक है। तो ये धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया थी। तीसरा पॉइंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी तत्व के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो वो कुछ आयनों को देती है और कुछ आयनों को लेती है, यानी कि समान रूप से प्रक्रिया चलती है, यानी कुछ आयन दिया कुछ आयन लिया। तो इस प्रक्रिया को ही उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदासीन का अर्थ ही होता है, हम कहते नहीं है भोजपुरी में उदास गया है, क्या हुआ, बंद हो गया। हम भोजपुरी में कहते हैं कि उदास गया है, मतलब क्या हुआ, अफसोस हो रहा है, मतलब ना हाँ हुआ और ना हुआ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बताया गया है, आप समझने के लिए समझ सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसके अंदर मतलब आयन, जितना आयन, अगर 4 आयन आया है तो फिर 4 आयन चला जाएगा, यानी कि ना लॉस हुआ और ना प्रॉफिट हुआ। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये अम्ल और क्षारक जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब जाके ये होती है, क्योंकि एक घटाता है और एक बढ़ा देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां था वहीं पर रह जाता है, ठीक है। तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, पीतल एवं तांबे की बर्तन में दही। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? दही या खट्टे पदार्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आम्ल पढ़ाते टाइम कि आम्ल का ही एक जैसे में आम्ल क्या होता है, खट्टे, प्रत्येक खट्टे चीज के अंदर आम्ल पाया जाता है और आम्ल दही, ये तांबे या पीतल के बर्तनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जब अभिक्रिया कर लेता है तो अभिक्रिया करने के बाद वो उनके जहर के विष के रूप में बना देता है। अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसान होता है। वो विष इतना ज्यादा नहीं होता कि हम मर जाएंगे, ठीक है, मगर वो विष थोड़ा थोड़ा करके ही हमको गलाता है, ठीक है। सिगरेटवा जो फूंकता है वो एक दिन में नहीं टपकता है, मगर एक दिन जरूर टपकता है, ठीक है। तो उसी तरह ये होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तांबे और पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ, नींबू का रस घोरना हो गया, या फिर हम लोग नॉर्मली घरों में कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4, पीएच फॉर्मूला। ये हम आपके बुक में क्वेश्चन है, पीएच। पहले तो हम जानते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मीनिंग गलत होगा तो सही कर लेना, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रत्येक चीज के अंदर मात्रा होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं खाने पीने वाली, लगभग उनके अंदर खाने पीने वाली नहीं, जितनी भी मतलब जैविक चीजें हैं उनके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए वर्ष 1909 में एक वैज्ञानिक थे, नाम था सोरेंस। सोरेंस नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि हम हाइड्रोजन की मात्रा को ही नापेंगे, प्रत्येक जैविक चीज में हम हाइड्रोजन की मात्रा को नापेंगे। उन्होंने इसको नापने के लिए एक स्केल बनाया। स्केल जैसे हम लोग देखते नहीं है, बच्चों टाइप रहते हैं, तो छोटे छोटे ज्योमेट्रिया जब खरीदते हैं तो उसके अंदर स्केल रहता है। उस स्केल की क्या खासियत होती है, उससे हम नापते हैं। मापते टाइम हम करते क्या है, उसमें लिखा रहता है ना, उससे हम क्या माप देते हैं, जो हमारे ज्योमेट्री में स्केल होता है उससे हम लंबाई माप देते हैं। लेकिन क्या उस लंबाई मापने वाले स्केल से हाइड्रोजन माप जा सकते हैं? नहीं मापा जा सकता। कभी उस स्केल से आप पवन की गति माप सकते हैं? नहीं नाप सकते। इसीलिए दुनिया में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें बनी है। क्या आप उस स्केल से वायु दाब माप सकते हैं? नहीं माप सकते। वायु दाब के लिए जैसे कि बैरोमीटर की जरूरत है, ठीक है।
उसी तरह जैसे भूकंप को आप माप सकते हैं कि कितनी तेज भूकंप आई, नहीं माप सकते, उसके लिए सिस्मोग्राफ की जरूरत है। अलग अलग चीजों को मापने के लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरह सोरेंस ने एक नया आविष्कार किया, एक तरह से मानिए एक नए स्केल की खोज की, और उसी स्केल का नाम रखा पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। ये स्केल कैसा था इसके बारे में हम जानते हैं। सोरेंस ने इसको दिया था, इसको 0 माना था उसने, इसको 7 और इसको 14, ठीक है। सोरेंस महोदय का कहना था 0 से 7 तक को उन्होंने कहा आम्ल, आम्ल, और 7 से 14 तक को कहा क्षारक। लवण को इसमें हम नहीं मापा जाता है, ठीक है। आम्ल और क्षारक को ही मापा जाता है, ठीक है। आम्ल और क्षारक। उन्होंने इस वाले खेमे को कहा H+ और इसको कहा OH-, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए वो स्केल से क्या मापना चाहते थे। वो स्केल से प्रत्येक पदार्थ को मापते थे और बता दिया करते थे कि 0 से अगर किसी भी चीज का आम्ल, जो आम्ल रेट है, जैसे अब 0 से 7 है तो यहाँ 1 पड़ गया, नीचे लिखता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तो ये है ही, फिर 7 यहाँ लिख ही देता हूँ, 8 9 10 11 12 13 और यहाँ 14, ठीक है। 0 से 14 तक इस प्रकार का ये स्केल था। शॉर्टकट में केवल इतना ही लिखा जाता है, नीचे का मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप समझिए कैसे। जिसको भी और इस 7 वाले पॉइंट के इसका नाम आम्ल, इसका क्षारक, और इस 7 पॉइंट वाले को उदासीन कहा। उदासीन, उदासीन का मतलब समझते हैं ना, यहाँ पर सब कुछ एक बराबर हो जाएगा। यानी कि जो तत्व 7 नंबर पॉइंट पे आएगी वो तो ना खट्टी होगी ना मीठी होगी, बेस्वाद होगी। उसके अंदर क्या स्वाद आता है मालूम ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वो 7 से बढ़ती है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, कड़वी होगी। क्षारक कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा है कि क्षारक कड़वा होता है, यानी कि वो कड़वी होगी। जैसे कि नीम का पत्ता या पीपल का पत्ता किस में आएगा, क्षारक में आएगा, ठीक है। अगर कोई चीज 7 से कम होती जा रही है, यानी कि घटती जा रही है, जितना वो 7 से पीछे आएगी, जितना पीछे आएगी तो समझिए उतना ज्यादा कड़वी वो खट्टी है, जितनी ज्यादा पीछे आएगी। और कोई चीज 7 से जितना ज्यादा आगे जाएगा समझिए उतना ज्यादा कड़वा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो कड़वा चीज मिला कड़वा में, वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड, ठीक है। ये जो सबसे कड़वा माना जाता है इसको, ठीक है। अरे नहीं, सबसे कड़वा नहीं, इसको सबसे ज्यादा अम्लीय माना जाता है। HCl 1, इसका pH मान होता है 1.2 HCl का, ठीक है। pH मान यानी कि 1.1 वाले के पास में है तो समझ जाइए कितना ज्यादा कड़वा है HCl। हमारे उदर में रहता है, जठर रस है ये, ठीक है, HCl। और इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय तत्व, यानी सबसे ज्यादा कड़वा लगने वाला चीज हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये सोरेंस ने बनाया था अपना पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन 1909 में दिया था सोरेंस ने। 0 से 7 तक अम्ल होता है, 7 पे होने वाली चीज उदासीन होती है, क्षारक, और 7 से 14 तक क्षारक होता है। जो जितना ज्यादा 14 के करीब होगा वो उतना ज्यादा क्षारक होगा, जो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा वो उतना ज्यादा कड़वा होगा, खट्टा होगा, और जितना ज्यादा उधर होगा उतना ज्यादा कड़वा। अब ये सब तो बात चलो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो जस्ट 7 पर होती है, तो वो है पानी।
आपने पानी पिया होगा और आपने महसूस किया होगा बबुआ साहब कि पानी के अंदर कोई स्वाद का पता नहीं चलता है, बिल्कुल बेस्वाद होती है, ठीक है, क्योंकि ना ये खट्टी होती है ना ये कड़वी होती है। इसीलिए पानी का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल 7 होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पानी का पीएच मान कितना होता है। हम कुछ तत्वों के पीएच मान के बारे में भी जानेंगे कि किसका किसका पीएच मान कितना कितना होता है, ठीक है। पानी का पीएच मान 7 होता है। अब आप समझते हैं ना, 7 मतलब ये ना खट्टी है ना कड़वी है। खून हमारे शरीर में जो बह रहा है उसका पीएच मान 7.4। इसका मतलब 7 तक रहती तो मालूम नहीं चलता कि वो खट्टी है कि कड़वी, लेकिन पॉइंट लग के 4 आगे बढ़ गया है, इसका मतलब वो हल्की क्षारीय है, हल्का ही क्षारीय है। क्षारीय क्या होता है? कड़वा, यानी कि खून जब चाटोगे ना तो कड़वा लगेगा, मत चाटना, बड़ा बेकार लगेगा, ठीक है। खून, दंत क्षय, ये मुंह देख रहे हो ना, इसके मुंह का जब चेकअप किया गया ना, टेस्टिंग कि कितना है इसका पीएच मान, तो इसका पीएच मान निकला 5.5 HCl। इसी को जठर रस कह सकते हैं, जठर रस। नाम के पीछे रस लगा है तो ये मत सोचने ना कि लेके पी लेंगे ऑरेंज का जूस है, ठीक है। ये वो जठर रस से पेट के अंदर होता है, खाना को पचाता है ये, ठीक है। ये इतना ज्यादा कड़वा है, इतना ज्यादा मतलब कड़वा कह रहा हूँ, इतना ज्यादा खट्टा है कि इसका पीएच मान 1.2 होता है। 1 के पास होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कड़वा है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर खाना को पचाने का काम जठर रस ही करता है, ठीक है। और जब कभी पेट में गैस बन जाती है, आपने अक्सर देखा होगा ब्याह में जाते हैं तो मार दबा के खा लेते हैं, खाने के बाद या फिर मोहन बाबा के भंडारे में या मंदिर वंदिर पे भंडारे में पहुंच जाते हैं, खूब नाद भर यहाँ तक खा लेते हैं, ठीक है, गले तक खा लेने के बाद अब होता क्या है कि पेट का इंजन है वो पचाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अब कोई भी मशीन हो उसमें माल डालना है 2 किलो, ठीक है, सीमेंट कि वो ईंटा बनाएगी, और उसमें आप उठा के 50 किलो 2 किलो की जगह 10 किलो डाल देंगे तो क्या करेगी? नचने की कोशिश तो पूरा करेगी बनाने की, मगर होगा क्या? धीरे धीरे खराब हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुक भी सकती है। वही होता है पेट के साथ। पेट का जो जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा नाद गले भर चढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि समझते हैं ना जब शादी ब्याह में जाते हैं तो कितने ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो चढ़ा लेने के बाद होता क्या है, मशीन काम करती है पचाने का, मगर पचा नहीं पाती। उसकी वजह से होता क्या है, उल्टी जैसा मन होता है, खट्टी ढकार आने लगती है, तो ये सब होता है। और उसके बाद से पेट में गैस बनने लगता है। जब आप उल्टी करते हैं तो पूरा मुंह खराब हो जाता है। मतलब आपने महसूस किया होगा कि आपके उल्टी करने के बाद पूरे मुंह में ना खट्टापन भर जाता है। वो खट्टापन क्यों भरता है? वो खट्टापन कहाँ से है? जठर रस से। और वो क्यों खट्टा है? क्योंकि उसका पीएच मान 1.2 है, यानी वो आम्ल है, इतनी ज्यादा आम्ल की मात्रा है। आपने छोटे छोटे बच्चों सबको देखा होगा, दूध पिलाते हैं, उन बकलोलों को पता ही नहीं चलता है कि दूध कितना पीना है। नेपुल मुंह में डालेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा पी लेते हैं और फिर उगील देता है। उगीलने के बाद वो क्या निकलता है? दूध पीता है और दही निकालता है, ठीक है। आप कभी उसको चाट के महसूस करना, वो भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? पेट के अंदर का जो खट्टापन है ना, जठर रस, वो इतना ज्यादा खट्टा है कि वो सब बाहर निकल जाता है खाने के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि वो तो खाने में मिल रहा था पचाने के लिए, मगर कैपेसिटी से ज्यादा थी, तो खट्टी ढकार भी निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? अब खट्टी ढकार से भी ज्यादा ओवरलोड क्या हो जाता है? अपडेटेड वर्जन है उल्टी होना, समझ गए। तो आपको भी उल्टी या सीधी ना हो तो आप इन सब चीजों से कम खाइए, पेट का भी ख्याल रखिए। ये नहीं कि मन के चक्कर में दबा के मिल गया 1-2 दिन बाद तो खूब चढ़ा लिए ना भर, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद से और पीएच मान, नींबू का रस। नींबू का रस भी खट्टा होता है, यानी सिंपल सी बात है, जो चीज खट्टा होगी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। नींबू के रस का होता है करीबन 2 के आसपास होता है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, मगर 2 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी जिनका पीएच मान अक्सर पेपर के अंदर पूछ देता है, ठीक है। तो आप इनको याद करके जाइएगा। आपके बुक में एक वो बना है, टेबल बना है, उसके अंदर बताया गया है कि किन किन चीजों का पीएच मान कितना कितना है, और आपको याद करके जाना है, ठीक है। ग्रहों में अम्ल, ग्रहों के अंदर भी अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि जो शुक्र ग्रह है,
शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है उसके अंदर भी अम्ल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें जब उल्का हमारा सैटेलाइट गया था तो उसने ऐसे कुछ संदेश दिए हैं कि उसके वायुमंडल के अंदर अम्ल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक टेबल छोटा सा बना रखा है, आपको समझने के लिए। आप देख सकते हैं किन किन चीजों के अंदर अम्ल पाया जाता है। और आपने अक्सर महसूस किया होगा कि चींटी डंक मार देती है या फिर कभी मधुमक्खी डंक मार देती है तो हमें दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे शरीर में एक अम्ल डाल के चली जाती है, ठीक है। उन अम्लों की वजह से हमें दर्द होता है। तो कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन सी चीजों में पाए जाते हैं, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा बस आपके सामने रखा है। सिरका होता है, सिरका आपने पिया होगा, ठेले वाले पे मिल जाता है मार्केट में। उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद कर लेना, इमली वाला खासकर टार्ट्रिक अम्ल। संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलेटिक अम्ल, ठीक है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, दूध के अंदर भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। जब दूध खराब हो जाता है ना तो खट्टा खट्टा सा महकने लगता है, साथ ही साथ खट्टा लगने भी लगता है। कभी पी के देखना खराब दूध, ठीक है। तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जब डंक मारती है तो दर्द होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेथेनॉक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो। नींबू के अंदर भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में भी सिट्रिक। इसका मतलब कि प्रत्येक खट्टे चीजों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंख बंद करके एक निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टेबल था, आप इसको समझ गए। फिर आता है इस चैप्टर में बताया गया विरंजक चूर्ण। देखिए, विरंजक चूर्ण एक प्रकार का चूर्ण होता है। चूर्ण क्या, एक प्रकार का मतलब जैसे चूर्ण क्या होता है, आपने बच्चों को देखा होगा खाते टाइम, ठीक है। ऐसा ही ये भी होता है। इसका प्रयोग हम अपने रिसर्च में भी करते हैं और भी कई चीजों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण होता है। फिर आता है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये याद कर लेना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और पावर इसका 3 है, ठीक है। इसको ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग हमारे घरों में किया जाता है। मम्मी जब घरों में पुआ बनाती है तो आप सुना होगा, कहती है कि बेटा दुकान से सोडा लेकर आ जा, ठीक है। या फिर जब पेट में हमारे गैस बन जाता है तो कहते हैं सोडा लेकर आ जा, या शराब पीने से पहले भी एक बार सोडा खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वही वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। खाने के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, घरों में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है धोने का सोडा, यानी कि धोने के लिए जो सरफ आता है ना, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको साइंस की भाषा में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। ये सरफ होता है और इसी सरफ से हम लोग अपने कपड़ों को धोते हैं, ठीक है। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला ही अक्सर पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है POP। क्या होता है? तो POP इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हाथ टूटा हुआ आपने लोगों का देखा होगा, उसके हाथ पर एक पट्टी बांधी जाती है सफेद कलर की, आपने देखा होगा, ठीक है। वही होती है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये एक प्रकार का कठोर होता है, लेकिन जब बांधने से पहले ना इसको करीबन थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया जाता है। ये जिप्सम का बना होता है, जिप्सम। और इसको 373 केल्विन तापमान पर करने के बाद इसको फिर से ये वो हो जाता है, मृदुल हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, और हाथ पे इसको लपेट दिया जाता है। और लपेटने के बाद थोड़ी देर छोड़ो तो फिर ये फिर से कठोर हो जाता है। और ये हाथों को, टूटे हुए लोगों के हाथ को जोड़ने में इसका मदद किया जाता है। फेविक्विक तरिया नहीं जोड़ता है बेबकलोल साहब, कहीं सोच रहे फेविक्विक तरिया जोड़ देता है, नहीं, बस ऊपर से लपेट दिया जाता है। ये कठोर वो होता है पदार्थ, जो कई महीने तक उसको छोड़ दिया जाता है तो हड्डी हिलती डुलती नहीं है और वो आपस में जुड़ जाती हैं, जो हड्डियां टूटी रहती हैं, ठीक है। अगर हिलती रहेगी तो वो जुड़ेगी, बकलोल कभी नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो ये POP होता है, ठीक है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अग्निशमन यंत्र। आपने अग्निशमन का मतलब होता है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुझाने के लिए आपने कई लोगों को देखा होगा, तो वो गैस छोड़ते हैं, एक गैस होती है, तो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अग्निशमन गैस भी इसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जलती हुई आग को बुझाया जा सकता है, और सबसे ज्यादा बदबूदार गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही माना जाता है, ठीक है। तो यह हमारा पार्ट 2 था, लवण क्षारक, आम्ल क्षारक एवं लवण। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।